तो बेलन के ऊपर मेरा दूसरा क्लास। पिछले दिन हम लोग 7 नंबर सवाल बनाए थे, आज मैं तुमको बना के दिखा रहा हूँ 9 नंबर सवाल, 8 पार्ट का। तो 9 नंबर में देखो लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबे गैस जार में कुछ जल है। उस जल में 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन डुबाया जाए तो जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। अब यहाँ पर तुमको मैं बता दूं, इन सब चैप्टर से संबंधित 2 प्रकार का सवाल तुमको मिलेगा कि किसी भी बर्तन में कोई दूसरा ठोस वस्तु डुबाया जाए, और एक प्रकार का सवाल मिलेगा कि एक वस्तु को गलाकर दूसरा वस्तु तैयार किया जाए। इस तरह का सवाल परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का है। यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक लंब बेलनाकार गैस जार है, मान लो ऐसा गैस जार है जिसका व्यास कितना है, ये मान लो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर व्यास, ये व्यास दिया हुआ है टोटल। तो उस जल में यदि 5.6 सेंटीमीटर व्यास वाले 5 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लोहे का लंब वृत्ताकार बेलन डुबाया जाए, तो यहाँ पर उस पात्र में फिर क्या, एक बेलन को ही डुबाया जा रहा है। उस बेलन का व्यास क्या है, तो लोहे के टुकड़े का, लोहे के टुकड़े का आधार का व्यास ये दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। अर्थात यहां पर डुबाया गया बेलनाकार टुकड़ा जिसका अर्ध व्यास है 5.6 सेंटीमीटर। इसलिए अर्ध व्यास अर्थात R बराबर कैसे निकलेगा, वही 2 से भाग देके इतना सेंटीमीटर, अर्थात 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2.8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास निकल गया। और उस लोहे के टुकड़े का ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, लंबाई बोला है, लंबाई बराबर ऊंचाई होता है। तो लोहे के टुकड़े की ऊंचाई बराबर ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए वो जो छोटा सा टुकड़ा जो डुबाया गया है उस टुकड़े का आयतन निकालने की जरूरत है। तो बेलनाकार टुकड़े का आयतन, सूत्र एक ही है, पाई r² h। पाई मतलब एक बात मैं तुमको बता दूं कि जिस चीज को डुबाया जा रहा है और जिस प्रकार के पात्र में डुबाया जा रहा है, दोनों के आयतन के सूत्र में अगर पाई का जिक्र अगर है, पाई अगर आता है, तो इसमें पाई को काटा काटी करने की जरूरत नहीं है, 22/7 बैठाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जस्ट इसका मान बैठा देंगे अन्य चीजों का। r का मान दिया हमको 2.8 का स्क्वायर और h का मान दिया 5 घन सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब देखो, मान लो डुबाने से पहले अगर यहां तक अगर जल था, ठीक है, तो जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा। तो यहां तक अगर जल था डुबाने के पहले, तो कुछ सामान को हम लोग अगर डुबाएंगे तो फिजिकल साइंस बताता है कि इसका तल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, अर्थात जितना इसका आयतन है उस आयतन में ये उठ जाएगा। अर्थात मान लो जल का तल यहां तक अगर उठ गया, तो ये जो तल बढ़ा है किसके कारण बढ़ा, डुबाने के कारण से। तो ये ऊपर जो उठा हुआ जो जल है, इसका आयतन और इसका आयतन समान होगा। तो ये कितना उठा ये हमको पता नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं बेलनाकार बर्तन का, गैस जार का, गैस जार के आधार का व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
इसलिए हम लोग अर्धव्यास निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे, 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो जल का तल जो है 5 सेंटीमीटर उठेगा। माना जल का तल x सेंटीमीटर उठेगा, जल का तल x सेंटीमीटर उठेगा, हम लोगों ने ये मान लिया। तो यहां पर जो उठा हुआ जल है ना, उसको मैं लिखता हूं, इसलिए उठे हुए जल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, और अर्धव्यास तो दिया ही हुआ था, गैस जार का ही होगा। अर्धव्यास लिख लेता हूं फिर भी, अर्धव्यास ये तो दिया ही हुआ 7/2 सेंटीमीटर, इसका भी आयतन निकल जाएगा एक ही सूत्र से, इसलिए आयतन हो जाएगा, सूत्र वही है πr²h, अर्थात पाई को हम लोग नहीं काटेंगे, इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू x घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा निकाला हुआ है किसका चीज, क्या चीज का आयतन, तो उठे हुए जल का आयतन, और टुकड़े का आयतन हम लोगों ने पहले निकाल लिया था ये, तो ये दोनों चीज बराबर होना चाहिए, इसलिए पाई इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू पाई इंटू 2.8 स्क्वायर इंटू 5, अर्थात यही सिद्धांत है। यहां से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे, जो भी आएगा वही तुम्हारा जल का तल का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो पाई कट गया, इसी सुविधा के लिए मैं पहले बोला था कि जिसमें डुबाया जा रहा है और जिस चीज को डुबाया जा रहा है, दोनों के सूत्र में अगर पाई अगर है तो पाई को हम लोगों को 22/7 लिख के काटने का कोई जरूरत है नहीं, ये अपने आप कट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हिसाब कर लेते हैं, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7×49/4x बराबर, यहाँ पर इसको 28/10 का स्क्वायर है तो 28/10 लिख लेते हैं 2 बार इंटू 5। हम लोग यहाँ भी 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते थे, चूंकि सहज है बोलकर मैं लिख दिया, इसलिए डायरेक्ट x का मान हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 ऊपर जाएगा 49 नीचे, 28/10 गुने 28/10 गुने 5 गुने 4/49। अब इसको सरल करने के बाद जो मान निकलेगा वही होगा तुम्हारा जल का तल। तो यहाँ पर देखो 49 है तो 7 7 49, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28, तो यहाँ पर अब बचा 4 4 5 4, 4 चौके 16 5 80, 80 चौके 320 बट्टा 10 दाएं 100। मैं इसको काट सकता था लेकिन चूंकि 10 है, इससे कोई परेशानी है नहीं, इसलिए मैं 10 को काटा नहीं, ये कट जाएगा। अब 32/10 मतलब होता है तुम्हारा 320/100, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यह तुम्हारा 32/10, अर्थात 32/10 मतलब होता है 3.2, अर्थात जिस चीज को हम लोगों ने x मान लिया था, अर्थात किसको माना था, जल का तल कितना ऊपर उठ जाएगा उसको x माना था, तो उत्तर हो जाएगा जल का तल 3.2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह का सवाल तुमको और भी मिलेगा, बनाने का कोशिश करोगे। मैं और एक सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, 10 नंबर सवाल देखो तुम्हारे पुस्तक में। 10 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल इतना आयतन इतना हो तो उसकी आंतरिक व्यास, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का सवाल है। बेलन में और एक प्रकार का सूत्र का भी इस्तेमाल होगा जिसको हम बोलते हैं खोखला बेलन, तो जब सवाल आएगा तो मैं इसको बता दूंगा, सहज सूत्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एक लंब वृत्ताकार बेलन के आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है। अब खोखला बेलन अगर है तो आंतरिक जो है उसका क्षेत्रफल दिया 264 वर्ग सेंटीमीटर।
और आयतन दिया हुआ है 924 घन मीटर। तो उसकी आंतरिक व्यास और ऊंचाई निकालो। आंतरिक मतलब अंदर वाला। तो इसमें क्या है, वक्रतल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्रतल का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर और आयतन दिया हुआ है 924 घन मीटर। बस ये दो चीज दिया हुआ है। देखो आर भी नहीं दिया हुआ है, एच भी नहीं दिया हुआ है। इन दोनों के जरिए हमको उसके आंतरिक व्यास अर्थात व्यास और ऊंचाई निकालना है। तो करना क्या है, हम लोग दोनों को मान लेंगे। माना नहीं मान के भी बन जाएगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर 264 वर्ग मीटर और आयतन इतना दिया हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 घन मीटर। ये दो चीज दिया हुआ था, दो चीज को हम लोग सूत्र के आकार में लिख लिए। अब मान लो इसको एक, इसको दो अगर लिखते हैं तो दोनों को अगर भाग दे देते हैं, एक को दो को एक से भाग देने पर तो बन जाएगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 2 पाई आर एच, अर्थात नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग देंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा 924 बाई 264। अब बन जाएगा मीटर, क्योंकि घन मीटर से वर्ग मीटर, घन मीटर को वर्ग मीटर से भाग देंगे तो मीटर बचेगा। अब यहां पर ध्यान दो, ये पाई पाई कट जाएगा, एक आर यहां से कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, तो ये तो यहां पर बचेगा तुम्हारा आर बट्टा 2 बराबर, इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। अब क्या से 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 24। अब ये फिर 11 से कटेगा, 11 6 66, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, अर्थात 7 बट्टा 2। ये निकला तुम्हारा 7 बट्टा 2। ये दो दो छोड़ देंगे तो हम लोग, इसलिए आर का मान निकल जाएगा 7। अब ये आर क्या चीज है, अर्धव्यास है, इसलिए अर्धव्यास बराबर 7, चूंकि इकाई मीटर में है तो मीटर। अब यहां पर देखो अर्धव्यास अगर निकल गया तो ऊंचाई भी हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे, एक नंबर में आर बराबर 7 मीटर बैठाने पर, बैठा यहाँ पर 2 पाई मतलब 22 बटा 7 गुने आर मतलब 7 गुने एच बराबर 264, 7 7 कट गया, इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा 264 बट्टा 2 गुना 22, इधर से उधर जाने पर भाग हो जाएगा। इसको भी काटा काटी करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 11 छके 66, अर्थात 6, इसलिए ऊंचाई बराबर 6 मीटर हो गया। अब प्रश्न क्या था, आंतरिक व्यास पूछा है, हमने क्या निकाला, अर्धव्यास निकाला। यहीं पर हम लोग व्यास भी लिख सकते हैं, इसलिए व्यास बराबर 2 × 7 मीटर अर्थात 14 मीटर और ऊंचाई तो 6 मीटर। ये एक प्रकार का सवाल बना। तुमको अब खोखले बेलन से संबंधित एक सवाल बनाने से पहले तुमको मैं इसके सूत्र से अवगत कराता हूं। खोखला बेलन है क्या चीज, अर्थात पाइप की आकृति का कोई भी वस्तु। यहां पर देखो अंदर में खोखला है, बाहर में एक परत चढ़ा हुआ है, तो
ऐसा खोखला में देखो, ये भीतर का अगर हम लोग जो खोखला दिख रहा है वो भी लंब वृत्ताकार है, बेलन के आकार का है, और बाहर तो बेलन ही है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, अंदर वाले अर्थात आंतरिक अर्धव्यास को R1 और बाहर वाले को हम लोग अगर R2 मान लेंगे, तो ये जो R2 माइनस R1 करने से क्या निकलेगा, वो पाइप आकृति जो है उसका मोटाई निकलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ऊंचाई तो वही है, h ही हम लोग मान लेते हैं इसको h। तो खोखले बेलन के केस में अगर मान लो आयतन अगर पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। यही सूत्र का इस्तेमाल लगेगा खोखले बेलन का आयतन निकालते समय, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पर तुम्हारा देखो प्रश्न नंबर 14 में देखो, 14 में ऐसा सवाल है, लिखा हुआ है एक दोनों मुंह खुले लोहे के लंब वृत्ताकार खोखले बेलन की ऊंचाई 2.8 मीटर है, अर्थात h दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.8 दिया हुआ है। उसके बाद बोला है बेलन का आंतरिक व्यास 4.6 डेसीमीटर है, आंतरिक व्यास। अच्छा मैं इसको मिटा दूं पहले, तो आंतरिक व्यास ये दिया हुआ है 4.6 डेसीमीटर, इसलिए अर्ध व्यास मैं इसको R1 लिखता हूं, बराबर क्या हो जाएगा 4.6/2 डेसीमीटर अर्थात 2.3 डेसीमीटर, ये निकल गया आंतरिक। अब R2 नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है बेलन में 84.48 घन डेसीमीटर लोहा लगा है, तो 84.48 घन डेसीमीटर जो है वो क्या है, तो उस खोखले बेलन का आयतन है। आयतन मैं लिख लेता हूं, मैं वो खोखला बेलन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तुम लोग कर लेना। तो आयतन कितना दिया हुआ है 84.48, ये घन डेसीमीटर। और एक चीज दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था, मैं यहां लिख लेता हूं, ऊंचाई दिया हुआ था तुम्हारा 2.8 मीटर, 2.8 मीटर ऊंचाई दिया हुआ था। तो बेलन का बाहरी अर्धव्यास कितना है, अर्थात हमको R2 का मान चाहिए, फिर इसको 2 से गुना करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पर खोखले बेलन का आयतन, इसलिए अच्छा यहाँ पर एक बात को ध्यान देना जरूरी है कि जो चीज भी दिया हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई जो 2.8 मीटर है और ये डेसीमीटर है, दोनों का इकाई को बराबर होना जरूरी है। तो इस 2.8 मीटर को हम लोग अगर डेसीमीटर में बदलते हैं तो ये बन जाएगा 28 डेसीमीटर, 28 डेसीमीटर। तो हमको देखो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई, ये सूत्र है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई, R2 के बारे में जानकारी नहीं है, R2 स्क्वायर माइनस R1 के बारे में जानकारी है 2.3 का स्क्वायर इंटू एच के बारे में जानकारी है 28। ये होता है तुम्हारा खोखले बेलन का आयतन। लेकिन प्रश्न में जो है आयतन तो दिया हुआ है 84.48, ये आयतन तो दिया हुआ है, तो प्रश्न अनुसार ये और ये बराबर होगा। पाई R2 स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर, इसको थर्ड ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटू 28 बराबर ये
84.48। हाँ, यहाँ घंटे से मीटर लिख लेना तुम लोग। अच्छा, यहाँ पर है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सरल कर लेना है। तो पाई मतलब 22/7 R2 का स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर मतलब 2.3 इंटू 2.3, तो 23 यहाँ 69, 23 गुना 46, 5.29 इंटू 28 इक्वल टू, इसको मैं दशमलव को साधारण भिन्न में बदल लेता हूँ। 0.48 है, मतलब 0 छोड़ दिया तो 100 हो गया। और R2 स्क्वायर माइनस 5.29 इक्वल टू 8448/100। अब यहाँ पर 22 को छोड़ दिया, उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। इधर 7 छोड़ दिया, उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इधर 28 छोड़ा हुआ है, उधर जाएगा तो नीचे चला आएगा। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 7 चौके 28, ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना। अब फिर देखो यहाँ 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर भी कटेगा 2 एकम 2, उसके बाद 0, 2 पचे 10, 2 छके 12। अब 11 से कटेगा, 11 9 99, 11 छके 66, अर्थात 96 हुआ। R2 स्क्वायर माइनस 5.29 इक्वल टू 96/100। और R2 स्क्वायर माइनस 5.29 इक्वल टू, ये 10 करेंगे तो 0.96 हुआ। और R2 स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 5.29 पॉजिटिव प्लस 0.96, अर्थात ऐड करने से 9 6 15 9 11 12 6.25, ये हुआ तुम्हारा R2 स्क्वायर का मान। इसलिए R2 कितना हो जाएगा, उसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल तुम जिस विधि से भी निकाल लो, यह आएगा तुम्हारा 2.5, और यही तुम्हारा उत्तर हुआ। इसी तरह से तुमको यहाँ पर और भी सवाल है, लेकिन आसान है, इसलिए मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर